जय हिंद दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। इस लेक्चर में मैं विज्ञान कक्षा छठवीं है ना क्लास 6 एनसीईआरटी की विज्ञान डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं जिसमें हमने पढ़े थे चैप्टर नंबर 1। इसमें हम चैप्टर नंबर 2 डिस्कस करेंगे दोस्तों। एग्जाम ओरिएंटेड कंपटीशन एग्जाम के हिसाब से मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। जो मेरे द्वारा बनाई गई नोट्स थी जब मैं तैयारी कर रहा था तो उससे मैं डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों। बुक में भी वही लिखा है, शॉर्ट फॉर्म में लिख रखा हुआ है, समरी है दोस्तों। तो इसके पहले मैंने एक लेक्चर डाल चुका हूं, भोजन यहाँ कहाँ से आता है ना, भोजन यहाँ कहाँ से आता है वो लेक्चर डाल चुका हूँ। इस लेक्चर में मैं भोजन के घटक डिस्कस करूंगा दोस्तों। भोजन के घटक, घटक का मतलब होता है दोस्तों बनने वाला, है ना। भोजन से भोजन के घटक डिस्कस करेंगे दोस्तों, है ना। किससे बना है भोजन, उसके घटक डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 2 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर है दोस्तों ये, है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा ये कॉम्पिटिशन एग्जाम की दृष्टि से। ये चैप्टर नंबर 2 है जिसमें हम भोजन के घटक के बारे में डिस्कस करेंगे दोस्तों। समरी है, नोट्स के हिसाब से डिस्कस करेंगे। बुक में कुछ ज़्यादा लिखा रहता है, लेकिन हम कंपटीशन एग्जाम यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, वनडे, स्टेट पीसीएस जितनी भी एग्जामें होती दोस्तों, सब में ये लेक्चर्स आपको काम आएगा। यह लेक्चर मेरे द्वारा डिस्कस किया जा रहा है। माय नेम इज विक्रम खंडेलकर। एनसीईआरटी में जितने चैप्टर है दोस्तों सारे मैं डिस्कस कराऊंगा, है ना। यानी बुक कंप्लीट कराऊंगा। 6th और 7th को डिस्कस करेंगे। आइए ज़्यादा बातें ना करते हुए शुरू करते हैं दोस्तों। भोजन के घटक। तो दोस्तों कक्षा छठवीं के विज्ञान के पाठ्यक्रम में हमें भोजन के घटकों के बारे में बताया गया है। भोजन के घटकों के बारे में बताया गया है। वहीं चैप्टर 1 में हमको भोजन यहाँ कहाँ से आता है उसके बारे में बताया गया था, है ना। तो भोजन के मुख्य घटक होते हैं दोस्तों, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, खनिज पदार्थ, विटामिन, जल और रुक्षांश, ये सब शामिल होते हैं दोस्तों। भोजन में मौजूद ये घटक हमारे शरीर को ऊर्जा देते हैं और कई तरह से फायदेमंद भी होते हैं दोस्तों। कई तरह से फायदेमंद भी होते हैं दोस्तों। देखो यहाँ पे वही लिखा हुआ है, हमारे भोजन के मुख्य पोषण तत्वों के नाम जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन तथा खनिज लवण है दोस्तों। इसके अतिरिक्त भोजन के लिए हमारे आहारी रेशे तथा जल भी शामिल है दोस्तों, है ना। भोजन के लिए भोजन में हमारे आहारी रेशे, इसके अलावा आहारी रेशे तथा जल भी शामिल है। इनको अपन आगे डिस्कस करेंगे क्या है आहारी रेशे और जल करके, है ना। उसके बाद देखिए दोस्तों, यहाँ पे पहला शब्द आता है पोषण। पोषण क्या होता है? पोषण को इंग्लिश में बोलते हैं न्यूट्रिशन। न्यूट्रिशन क्या होता है? शरीर के विकास, वृद्धि और रखरखाव के लिए जरूरी पोषक तत्वों को लेने, अवशोषित करने और इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं दोस्तों। इस्तेमाल करने की प्रक्रिया को पोषण कहते हैं दोस्तों। तो ये डेफिनेशन थी जो मैंने आपको बताया। शरीर आहार संबंधित सभी क्रियाओं का नाम पोषण है। एक डेफिनेशन ये भी है, शरीर आहार संबंधित सभी क्रियाओं का नाम क्या है? पोषण है, ये पता होना, है ना। इस कच्ची सामग्री में हमारे शरीर के लिए कुछ आवश्यक घटक होते हैं दोस्तों। उस घटकों को ही हमें पोषक कहते हैं दोस्तों। उस घटकों को ही हम पोषक कहते हैं। पोषक, और यहाँ लिखा हुआ है पोषण, यहाँ लिखा हुआ है पोषण। हमारे भोजन के मुख्य पोषक जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण होते हैं दोस्तों। खनिज लवण होते हैं दोस्तों। इतना समझ में आया, है ना। पोषण जो है स्वास्थ्य जीवन शैली का अहम हिस्सा होते हैं दोस्तों। तो पोषण की डेफिनेशन अपने को पता होना, शरीर आहार संबंधित सभी प्रक्रियाओं का नाम पोषण है ना। पोषण हमारे शरीर की जरूरतों के अनुसार आपके द्वारा दिए जाने वाले आहार की मात्रा है दोस्तों। आहार की मात्रा और प्रकार है। नेक्स्ट शब्द आता है यहाँ पे आहार दोस्तों। आहार को भोजन भी कहते हैं। आहार क्या होता है? जो भोजन या पेय हम खाते हैं उन्हें आहार कहते हैं, उसे आहार कहते हैं। जो भोजन या पेय हम खाते हैं उसे आहार कहते हैं। यह शरीर को ऊर्जा और शारीरिक विकास देते हैं दोस्तों। यह शरीर को ऊर्जा और शारीरिक विकास देते हैं, उसे ही आहार कहा गया है ना। आहार से तात्पर्य व्यक्तियों द्वारा उपयोग किए गए भोजन की कुल मात्रा से है दोस्तों, कुल मात्रा से। जबकि पोषण विकास जो है वो समझ में आ गया दोनों की डेफिनेशन, है ना। समझ में आ गया, इसीलिए इन दोनों को मिला के पोषक आहार कहते हैं दोस्तों। पोषक आहार, ये दो डेफिनेशन अपने को पता चल गई। पोषक तत्व क्या होते हैं? पोषक तत्व एक रासायन होता है दोस्तों। ये क्या होते हैं? एक रासायन होते हैं। पोषक तत्व भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। भोजन में पाए जाने वाले रासायनिक यौगिक होते हैं। ये शरीर को ऊर्जा देते हैं, शरीर की संरचना बनाते हैं, शरीर में रासायनिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित भी करते हैं दोस्तों। ये पोषक तत्व, है ना। पोषक तत्व तो ये रासायन होते हैं जिसकी आवश्यकता जीवों को पड़ती है। यह पदार्थ है एक प्रकार का, शरीर को समृद्धि करते हैं तथा ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत भी करते हैं। ऊतकों का निर्माण और उसकी मरम्मत भी करते हैं पोषक तत्व। ये भी एक चीज़ इसके बारे में पता होना। इसके बाद देखिए यहाँ पे, अब बात आ रही है यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट की। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, कभी पूछा जा सकता है।
कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है, ये पता होना। ऊर्जा देने वाले भोजन में कार्बोहाइड्रेट और वसा भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट और वसा दोनों होता है, देखो यहाँ पे, है ना, देखो लिखा है वसा भी शामिल है इसमें, ऊर्जा देने वाले भोजन कहलाते हैं। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करते हैं और वसा भी ऊर्जा देने वाले भोजन कहते हैं। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण नीचे मैं आपको बताऊंगा, अभी समझ में आ गया दोस्तों, है ना। ऊर्जा देने वाले भोजन को कार्बोहाइड्रेट और वसा भरपूर खाद्य पदार्थ होते हैं। ये शरीर को शारीरिक क्रियाओं और दैनिक गतिविधियों के लिए ऊर्जा देते हैं दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों। क्या है? कार्बोहाइड्रेट भोजन में पाए जाने वाला एक मैक्रोन्यूट्रिएंट है दोस्तों, मैक्रोन्यूट्रिएंट है। यह शरीर के लिए ऊर्जा का सबसे जरूरी स्रोत है। कार्बोहाइड्रेट में शर्करा, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाया जाता है दोस्तों। कार्बोहाइड्रेट जो है शर्करा के रूप में, शर्करा है ना, स्टार्च और फाइबर के रूप में पाया जाता है, फाइबर के रूप में पाया जाता है। कार्बोहाइड्रेट के कुछ स्रोत देखेंगे, पता रहना चाहिए काय में कार्बोहाइड्रेट रहता है। तो एक चावल में कार्बोहाइड्रेट रहता है, अगर अपन चावल खा रहे हैं तो ऊर्जा मिलती है उससे दोस्तों, ऊर्जा मिलती है ना, कार्बोहाइड्रेट रहता है। गेहूं में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है। शकरकंदी या शकरकंद में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है दोस्तों। 3 एग्जाम्पल पता होना। 3 के बाद और एग्जाम्पल है कार्बोहाइड्रेट के। आलू में भी कार्बोहाइड्रेट रहता है, गन्ना में भी कार्बोहाइड्रेट, पपीता में भी कार्बोहाइड्रेट, तरबूज, आम, मक्का और बाजरा, ये सब कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है दोस्तों, है ना। ये सब किसके? कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है। ऊर्जा देने वाले खाद्य पदार्थों के उदाहरण में ये सब आ गए, कार्बोहाइड्रेट के स्रोत है दोस्तों, है ना। अब बात करते हैं अपन वसा क्या होता है। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत पता चल गया क्या? कभी पूछेगा किसमें कार्बोहाइड्रेट होता है? देखो चावल, गेहूं, शकरकंद, है ना, आलू, गन्ना, पपीता, तरबूज, आम, मक्का, बाजरा, ये सब में होता है। वसा की बात करते हैं। वसा क्या होता है? वसा शरीर के लिए ऊर्जा देने वाला एक महत्वपूर्ण घटक है दोस्तों, शरीर के लिए ऊर्जा देने वाला महत्वपूर्ण घटक है। इसे फैटी एसिड, इसका एक और नाम है, इसे फैटी एसिड भी कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? फैटी एसिड भी कहते हैं इसको, फैटी एसिड, या इसका एक और नाम है, इसी को लिपिड भी कहा जाता है। इसको लिपिड भी कहा जाता है, लिपिड, है ना। वसा को, है ना। वसा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है दोस्तों। वसा जो है वो कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यौगिक अणु है ये एक प्रकार का। वसा शरीर के कई कामों में मदद करता है दोस्तों, कई कामों में मदद करता है। तो ये हमारे शरीर को मुख्य रूप से इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है। इंस्टेंट एनर्जी ऊर्जा प्रदान करता है दोस्तों, क्योंकि मैंने बताया था कार्बोहाइड्रेट में भी एनर्जी रहती है और वसा में भी रहती है। तो हमारे शरीर को मुख्य रूप से इंस्टेंट एनर्जी प्रदान करता है, ये पता होना है, इंस्टेंट एनर्जी। वसा के स्रोत देखेंगे तो वसा के स्रोत 2 स्रोत है इसके भी। एक तो है पादप स्रोत, जो पादपों से मिल रहे हैं, पेड़ पौधों से मिल रहे हैं। दूसरा है जंतु स्रोत दोस्तों, जंतु यानी जंतुओं से मिल रहे हैं। तो पादप स्रोत जैसे मूंगफली का तेल, यानी मूंगफली में भी रहता है दोस्तों वसा, तो मूंगफली से मिल रहा है ना। उसके अलावा सूरजमुखी का तेल में रहता है पादप स्रोत में वसा, है ना। उसके अलावा नारियल का तेल में, सरसों का तेल में और सोयाबीन के तेल में, देखो ये लिखा हुआ है नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, है ना। ये राइटिंग अच्छी नहीं है दोस्तों, ये मैं जब उस टाइम पे पढ़ाई करता था तो मैंने नोट्स बनाया था पूरा 6वीं से लेकर 10वीं तक के की, है ना, 12वीं तक की। तो ये है। तो अभी क्लास 6 हम डिस्कस कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 2। जंतु स्रोत में देखेंगे अपन तो मछली में होता है ना, मांस में होता है, अंडे में होता है, घी में होता है, दूध में होता है, मक्खन में होता है और क्रीम में होता है दोस्तों। मक्खन में होता है और क्रीम में होता है। तो वसा के स्रोत समझ में आया, पादप स्रोत और जंतु स्रोत। पादप स्रोत सूरजमुखी का तेल, नारियल का तेल, सरसों का तेल, सोयाबीन का तेल, मूंगफली, है ना, तिल, जो तिल्ली नहीं होता कि तिल और तिलगिरी, है ना, ये इसमें गिरी में भी होता है। तो ये समझ में आ गया, ये वसा के स्रोत है दोस्तों। वसा क्या होता है मैंने बता दिया। वसा के बाद आगे चलते हैं, अपन प्रोटीन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। प्रोटीन की भी जरूरत पड़ती है। प्रोटीन अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक जटिल अणु होता है दोस्तों। अमीनो एसिड से मिलकर बना हुआ एक जटिल अणु होता है। यह शरीर के लिए एक जरूरी पोषक तत्व है दोस्तों। प्रोटीन कोशिकाओं में होने वाली ज्यादातर कामों के लिए जरूरी होता है दोस्तों। यह शरीर के ऊतकों और अंगों की संरचना, कार्य और विनियमन में मदद करता है दोस्तों। तो प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है दोस्तों। प्रोटीन की आवश्यकता शरीर की वृद्धि तथा स्वस्थ रहने के लिए होती है, स्वस्थ रहने के लिए होती है। भोजन को यानी प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहते हैं दोस्तों। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है, ये पता होना। प्रोटीन को शरीर वर्धक भोजन भी कहा जाता है।
प्रोटीन के कुछ स्रोत देखते हैं तो एक तो है सबसे पहले पादप स्रोत, है ना, जो पादप से मिलते हैं हमको। पादप स्रोत में एग्जांपल है सोयाबीन। सोयाबीन में सर्वाधिक प्रोटीन होता है दोस्तों, 38 से लेकर 40% प्रोटीन पाया जाता है। कभी पूछेगा सर्वाधिक प्रोटीन किस में मिलेगा, तो ये देखो ये सोयाबीन पादप स्रोत में। दूसरा राजमा, राजमा में भी प्रोटीन होता है, ये पता होना अपने को। दूसरा राजमा में भी प्रोटीन होता है। इसके अलावा तुअल दाल, तुअल दाल तो खाए हैं अपन लोग ने, दाल की सब दाल जो बनती है घर में वो तुअल की दाल रहती है, तो तुअल दाल में भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। मूंग, मूंग को भिंगा के खाते हैं कई लोग सुबह जिम वाले, वो भी क्योंकि प्रोटीन का सबसे अच्छा पादप स्रोत है दोस्तों वो, है ना, तो मूंग में होता है प्रोटीन। इसके अलावा चना, चना में भी प्रोटीन होता है, चना में भी कैल्शियम भी होता है, प्रोटीन भी होता है। और एक मटर, मटर जो छील के खाते हैं अपन, है ना, और सब्जी बनाते हैं, उसमें भी बहुत ज़्यादा प्रोटीन होता है। तो ये पादप स्रोत के एग्जाम्पल है। सोयाबीन में सबसे ज़्यादा होता है, कभी ऑप्शन दिया तो सोयाबीन, राजमा, तुअल दाल, मूंग, चना, मूंगफली में भी होता है, मटर के अलावा मूंगफली में भी। जंतु स्रोत जिनमें प्रोटीन होता है, एक तो अंडे में होता है दोस्तों, अंडे में बहुत प्रोटीन होता है। दूध में भी प्रोटीन पाया जाता है। मांस, जो अपन मांस खाते हैं वो एक प्रकार का प्रोटीन का ही बना होता है दोस्तों, जैसे मछली का मांस, है ना, मुर्गे का मांस जो खाते हैं तो प्रोटीन का ही बना होता है। मछली में भी होता है प्रोटीन, है ना, और पनीर, पनीर भी एक प्रकार का प्रोटीन ही है, प्रोटीन है कि नहीं। जंतु स्रोत अंडे, दूध, मांस, मछली और प्रोटीन, ये सब प्रोटीन के जंतु स्रोत के उदाहरण हैं दोस्तों। ये पता होना, क्वेश्चन आ जाते हैं कई बार। बात करते हैं विटामिन क्या होता है। हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन। विटामिन क्या करते हैं, हमारे शरीर की रक्षा करते हैं। तो विटामिन पोषक तत्वों का एक समूह होता है जो दोस्तों, जो शरीर के विकास, वृद्धि और सामान्य कोशिका कार्यों के लिए जरूरी होता है। सामान्य कोशिकाओं की कार्यों के लिए जरूरी होता है। उन्हें माइक्रोन्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है। देखो विटामिन को क्या कहते हैं, जब भी अपन ने पढ़े थे वो दूसरा था, इसको बोलते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी कहा जाता है दोस्तों, है ना, कहा जाता है। विटामिन पौधों और जानवरों से मिलता है। विटामिन हमको पौधों और जानवरों से मिलता है। देखो यहाँ पे हमारे शरीर की रक्षा करते हैं विटामिन। आंखों के लिए, अस्थियों के लिए, दांतों के लिए, मसूड़ों की रक्षा करने में विटामिन का बहुत बड़ा योगदान है, यानी हमारी शरीर की रक्षा करते हैं दोस्तों, पता रहना चाहिए, है ना। शरीर के विकास, वृद्धि और सामान्य कोशिका के कार्यों के लिए जरूरी होता है। विटामिन की खोज किसने की थी दोस्तों, विटामिन की खोज फंक नाम के व्यक्ति ने की थी। तो विटामिन की खोज पोलिश जीव रसायन विज्ञानी, पोलैंड देश के थे इसलिए नाम पोलिश जीव रासायनिक वैज्ञानिक, जिसका नाम था फंक, है ना, पूरा नाम था इनका कासीमीर फंक। इनका पूरा नाम क्या था, कासीमीर फंक। कासीमीर फंक ने की थी दोस्तों, है ना। इनका नाम इन्होंने रखा था 1912 में। इन्होंने नाम विटामिन का इन्होंने रखा था, गढ़ा था बोल सकते हैं, इन्होंने ही विटामिन शब्द नाम गढ़ा था दोस्तों, नाम शब्द गढ़ा था। इसके अलावा हॉपकिंस ने भी विटामिन की खोज की थी, लेकिन नाम इसने सबसे पहले गढ़ा था और इसने बताया था, इसलिए नाम इनका ही आता है ना, नाम इनका ही आता है। फिर अलग अलग विटामिन की अलग अलग वैज्ञानिकों ने खोज भी करी और बताया कि इतने प्रकार के होते हैं। उनको अपन आगे की क्लास, जब बड़ी क्लास में जाएंगे, जब डिस्कस करेंगे। अभी तो अपन 6वीं में ही है दोस्तों, 6वीं के चैप्टर नंबर 2 में ही है ना। तो देखो विटामिन भी कई तरह के होते हैं, A B C D E K ऐसे, है ना। तो जिसमें से बी और सी जो है, विटामिन बी और सी, ये जल में घुलनशील होते हैं दोस्तों, घुलनशील, जल में मिले हुए रहते हैं, जल में घुलनशील है। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी एंड सी विटामिन जल में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है। बाकी जितने भी विटामिन है वो वसा में घुलनशील है, जैसे A D E K वसा में घुलनशील विटामिन है। वसा में घुलनशील विटामिन है, ऐसी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, कौन सा विटामिन जल में घुलनशील है, तो बी और सी जो है वो जल में घुलनशील है। बाकी जितने भी बच्चे हैं वो वसा में घुलनशील है, ये अपने को याद रखना है। और एक और चीज़ याद रखना है, विटामिन में कैलोरी नहीं होती, विटामिन में कैलोरी नहीं होती। तो ये बात बिल्कुल सही है, विटामिन में कैलोरी नहीं होती। विटामिन, खनिज और पानी कैलोरी मुक्त होते हैं। विटामिन हो गया, खनिज और पानी जो होता है ये कैलोरी मुक्त होते हैं दोस्तों। हालांकि ये सभी पोषक तत्वों से भरपूर होते हैं, लेकिन विटामिन में कैलोरी नहीं होती। विटामिन, खनिज और पानी में कैलोरी मुक्त होते हैं, कैलोरी नहीं होती, ये पता रहना चाहिए, ऑप्शन आ सकता है कई बार। विटामिन ए के स्रोत की बात कर लेते हैं। अभी क्लास 6 के हिसाब से ही काम का मैं बताऊंगा, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, बाकी आगे क्लास में अपन डिस्कस करेंगे। विटामिन ए के स्रोत, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, सबसे ज़्यादा विटामिन ए किसमें पाया जाता है, 4 ऑप्शन आपको दे सकता है दोस्तों। सबसे ज़्यादा विटामिन ए गाजर में पाया जाता है। इसके अलावा पपीता में भी विटामिन ए रहता है, पपीता में विटामिन ए रहता है। आम में विटामिन ए रहता है, दूध में विटामिन ए रहता है। मछली का तेल, ये इंपॉर्टेंट है, मछली का तेल या मछली का लीवर, है ना, ये लीवर खाते हैं अपन अगर जंतुओं के, तो उसमें भी रहता है दोस्तों। तो लीवर, मछली, अंडे में भी रहता है ना, ये सब। इसके अलावा आम, नारंगी, हरी सब्जियों में भी विटामिन ए रहता है। आम, नारंगी, हरी सब्जियों में भी विटामिन ए रहता है।
विटामिन ए के एग्जाम्पल लीवर है, मछली का तेल है, अंडे की जर्दी है, मक्खन, क्रीम, है ना, दूध, बीज, चिकन, है ना, और पालक, पालक में नहीं। तो ये अपने को मैं यहाँ पे जो शब्द लिखे हैं दोस्तों नोट्स में, वो एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे वही लिखा हुआ है। बाकी चीज़ें बोल के बता रहा हूँ, लेकिन एनसीईआरटी की बुक में जो एग्जाम्पल दिए थे वही लिखे हैं। विटामिन ए के स्रोत है, सबसे पहले सबसे ज़्यादा रहता है गाजर में, फिर पपीता में, फिर आम में, फिर दूध में, फिर मछली का तेल। याद रखना, ये ऑप्शन दे सकता है। विटामिन बी, तो विटामिन बी कई प्रकार के होते हैं दोस्तों, बी कॉम्प्लेक्स के नाम से बना है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स में सभी विटामिन शरीर के लिए जरूरी होते हैं। विटामिन बी के बी कॉम्प्लेक्स में कई सारे B1, B2, B3 तो शरीर के लिए जरूरी होती है। ये विटामिन शरीर के अलग अलग हिस्सों को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। जैसे विटामिन B1, B2 अलग अलग हिस्से को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं दोस्तों। विटामिन बी के स्रोत और कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं। एक तो यकृत, यकृत में विटामिन बी होता है। यकृत का मतलब है दोस्तों लीवर, है ना, यकृत का मतलब होता है लीवर। तो यकृत, तो विटामिन बी जो है यकृत, उसके एग्जाम्पल का भी पूछा, यकृत में होता है, मछली के यकृत में। दूसरा गेहूं में भी होता है, गेहूं में विटामिन बी होता है। चावल में भी विटामिन बी होता है, चावल में भी विटामिन बी होता है ना। और एग्जाम्पल तो बस विटामिन बी के इतने एग्जाम्पल है। और मैंने बता दिया विटामिन बी जो कई बी कॉम्प्लेक्स के रूप में B1, B2, B3, B12 तक के रहते हैं दोस्तों, है ना, शरीर यानी रहते हैं दोस्तों। तो ये विटामिन शरीर के अलग अलग हिस्से को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। B1, B2, है ना। तो ये B2 के एग्जाम्पल कभी पूछा, यानी B1, बी के एग्जाम्पल पूछा, यकृत, गेहूं और चावल ही दिए हुए हैं तो दोस्तों कायम है एनसीईआरटी में। नेक्स्ट है विटामिन सी की बात करते हैं। विटामिन सी जो है दोस्तों, ये विटामिन सी जो है ना, इसको एस कर्बिक एसिड भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? विटामिन सी को एस कर्बिक एसिड भी बोलते हैं दोस्तों। ये ज़्यादातर दोस्तों खट्टे फलों में रहता है। खट्टे फलों में जो होता है एस कर्बिक एसिड होता है, तो खट्टे फलों में विटामिन सी होता है। जैसे कि आंवला, सबसे ज़्यादा विटामिन सी किसमें होता है पूछेगा? आंवला में, है ना। नींबू में भी होता है क्योंकि खट्टा है। मिर्ची में भी रहता है दोस्तों, याद रखना है, वो भी हरी मिर्ची। लाल मिर्ची में तो सब नष्ट हो जाता है, लेकिन हरी मिर्ची में रहता है। अगर हरी मिर्ची हार्ट के लिए भी अच्छी होती है, और हरी मिर्ची में विटामिन सी होता है दोस्तों। अगर हरी मिर्ची भले तीखी लग रही है, तेज लग रही है, लेकिन विटामिन सी होता है उसमें, है ना। विटामिन सी हरी मिर्ची में भी। अमरूद में होता है, संतरे, मैंने बताया खट्टी चीज़ों में रहता है, टमाटर में रहता है। ये इसके एग्जाम्पल याद रखना है, टमाटर, है ना। तो ये क्या है? विटामिन सी को एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। ये एक एंटीऑक्सीडेंट होता है दोस्तों, जो शरीर के लिए बहुत जरूरी होता है। विटामिन सी के कई फायदे हैं दोस्तों। यह हड्डियों, मांसपेशियों और रक्त वाहिकाओं को स्वस्थ रखता है, त्वचा में नमी रखता है और मुलायम बना के रखता है शरीर में, है ना। तो ये इतना याद रखना है। तो इसकी एग्जाम्पल सबसे ज़्यादा पूछेगा तो आंवला, नींबू, मिर्ची, अमरूद, संतरे और टमाटर। मिर्ची याद रखना, भूल जाते हैं। विटामिन सी से इतना ही। विटामिन डी की बात करते हैं। विटामिन डी कई खाद्य पदार्थ में पाया जाता है दोस्तों। विटामिन डी कई खाद्य पदार्थ में पाया जाता है। अंडे में, मछली में, दूध में, मक्खन में, मांस में, इन सब चीज़ में विटामिन ए पाया जाता है। विटामिन डी कई खाद्य पदार्थ में पाया जाता है, जिसमें से मछली, अंडे, दूध, मशरूम और कुछ अन्य शामिल है दोस्तों। इसके अलावा धूप में विटामिन सी होता है। इसके अलावा धूप में, सूर्य के प्रकाश में, यानी धूप में, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। धूप में होता है दोस्तों, याद रखना है, सुबह की धूप और शाम की धूप, शाम की नहीं, सुबह की धूप में विटामिन डी होता है दोस्तों, है ना। जब सूर्य का प्रकाश हमारी त्वचा, हमारे शरीर के त्वचा पर पड़ता है, सूरज की रोशनी से मिलता है, तो त्वचा में मौजूद कोलेस्ट्रॉल जो है वो विटामिन डी बनाने लगता है ना। शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल, शरीर में मौजूद कोलेस्ट्रॉल विटामिन डी बनाने लगता है। इस तरह सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है। इस तरह सूरज की रोशनी विटामिन डी का सबसे बड़ा स्रोत है दोस्तों। इसलिए जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनको धूप में बाहर ले जाना चाहिए, धूप में। और विटामिन डी का सबसे अच्छा स्रोत है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता ही है, याद रखना है ना। उसके बाद है आयोडीन की बात कर लेते हैं। आयोडीन तो आप जानते ही हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है? घेंगा रोग। घेंगा रोग जो होता है, जिसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गायटर। जिसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गायटर ऑप्शन दे दिया था कई बार, है ना। गायटर। तो ये आयोडीन की कमी से घेंगा रोग या गायटर रोग होता है दोस्तों। ये एक बीमारी होती है जो आयोडीन की कमी से मस्तिष्क क्षति भी हो जाती है। कभी कभी इससे मस्तिष्क की क्षति भी हो जाती है। तो आपको ये पता होना, घेंगा रोग, गायटर, आयोडीन की कमी से। इसको एक और नाम है दोस्तों, इसका एक और नाम है घेंगा रोग। इसको हाइपोथायरायडिज्म भी कहते हैं। हाइपोथायरायडिज्म भी कहते हैं घेंगा रोग। घेंगा रोग जिसे गायटर, कभी गायटर लिख के देता है, याद रखना है। ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं,
है ना। तो ये जो गले में एक ग्रंथि होती है दोस्तों वो फूल जाती है, गले में एक ग्रंथि होती है थायराइड ग्रंथि, वो फूल जाती है, फूल जाने की वजह से घेंगा रोग हो जाता है दोस्तों आयोडीन की कमी से, है ना। आयोडीन के स्रोत देखेंगे तो एक नमक आयोडीन का स्रोत, दूसरा अदरक में भी आयोडीन होता है, पालक में भी होता है, मछली में भी होता है और मांस में भी होता है दोस्तों। नमक सबसे ज़्यादा याद रखना है, अदरक ये तो ये आयोडीन के स्रोत थे दोस्तों। आयोडीन की बात करते हैं अपन फास्फोरस। फास्फोरस क्या होता है, तो फास्फोरस से खनिज होता है जो हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है, हड्डियों और दांतों के निर्माण में मदद करता है, हमारे शरीर के कई अंगों के कामकाज के लिए भी जरूरी है फास्फोरस, है ना। फास्फोरस मिट्टी में ही पाया जाता है, मिट्टी में पाए जाने वाला प्रमुख पौधे पोषक तत्व है, एक प्रकार का पौधे पोषक तत्व है, मिट्टी में पाया जाता है, फिर मिट्टी से पौधों में आ जाता है कि नहीं। तो देखो फास्फोरस के स्रोत है दोस्तों, एक दूध, दूसरा केला में सबसे ज़्यादा फास्फोरस रहता है, दूध में, केला में, पालक में भी फास्फोरस रहता है ना। और इसके अलावा क्या लिखा है, ये सेमी, सेमी नहीं है, बता रहा हूँ, सेमी है दोस्तों, वो सेमी में रहते हैं ना, सेमी की सब्जी खाए होंगे, सेमी में भी रहता है फास्फोरस, दूध, केला, पालक, सेमी, है ना। ये समझ में आ गया फास्फोरस के स्रोत। लोहे के कुछ स्रोत बोलते हैं, लोहे के कुछ स्रोत पता रहना चाहिए। लोहा किस किस में रहता है, क्योंकि हमारे शरीर में लोहा है, लोहे की जरूरत, लोहे कई पौधों में पाया जाता है दोस्तों, लोहा कई पौधों में पाया जाता है, जैसे हरी पत्तेदार सब्जियां, फलियां और अनाज में पाया जाता है ना ज़्यादातर। तो देखो पालक में लोहा रहता है, याद रखना है, पालक में आयरन होता है, आयरन को ही तो लोहा कहते हैं। लोहे में कुछ स्रोत, पालक, सेब, जो सेब होता है एप्पल, वो मांस में भी होता है, अमरूद में भी रहता है, लेकिन ये पालक इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है, इसलिए पालक खाना चाहिए, लोहे की कमी, आयरन की कमी पूरी होती है पालक से। कैल्शियम के कुछ उदाहरण देखेंगे अपन। कैल्शियम, तो कैल्शियम जो है एक खनिज होता है जो हड्डियों को मजबूत बनाता है, यह शरीर के कई कामों में मदद करता है। कैल्शियम की कमी होने पर हड्डियां कमजोर हो जाती है और हृदय और मांसपेशी में समस्या आने लगती है दोस्तों। तो कैल्शियम के कुछ स्रोत में देखेंगे अपन, दूध और अंडा, है ना। दूध और अंडा, एनसीईआरटी की बुक में दो ही उदाहरण दिए हुए, दूध और अंडा दोस्तों, दूध और अंडा, है ना, दूध और अंडा, ये समझ में आ गया। इसके बाद आगे चलते हैं अपन, नोट लिखा है एक, देखते हैं नोट क्या कह रहा है। इन पोषक के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेसे, देखो इन पोषक तत्व जो अपन ने पढ़े, उन पोषक तत्व के अलावा हमारे शरीर को आहारी रेसे तथा जल की भी आवश्यकता होती है। आहारी रेसे और जल की भी आवश्यकता होती है इन पोषक तत्वों के अलावा, है ना। आहारी रेसों को क्या नाम है इसका, रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है, रुक्षांश के नाम से भी जाना जाता है आहारी रेसे को, है ना। तो रुक्षांश क्या होता है, आहारी रेसे क्या होते हैं, देख लेते हैं। मुख्य रूप से पादप उत्पादों से होता है दोस्तों। ये रुक्षांश जो है मुख्य रूप से पादप से होता है, पादप में मिलता है। रुक्षांश के स्रोत देखेंगे तो साबुत खाद्यान्न जो है दाल में रहता है, आलू में रहता है, उसके अलावा ताजे फल में मिलता है और सब्जियों में मिलता है दोस्तों, सब्जियों में मिलता है। तो अपन बोल सकते हैं आहार रेसे क्या होते हैं। आहार फाइबर दो तरह के होते हैं। एक तो घुलनशील फाइबर होता है दोस्तों, जो पानी के साथ मिलकर पाचन को धीमा कर देता है, वे हृदय रोग को भी जोखिम और कोलेस्ट्रॉल के स्तर में भी कमी लाता है, बेहतर रक्त शर्करा नियंत्रण में भी रहता है दोस्तों। दूसरा होता है घुलनशील फाइबर, है ना। घुलनशील फाइबर जो है कुछ अनाज में रहता है, जैसे बीज, फलियां, विभिन्न सब्जियों में पाए जाते हैं दोस्तों, आहारी रेसे, है ना। ये जो है सकारात्मक प्रभाव डालते हैं अपने शरीर में। रुक्षांश हमारे शरीर को कोई पोषक प्रदान नहीं करते दोस्तों, फिर भी यह हमारे भोजन का आवश्यक अव्यय है और इसका आपतन बढ़ा देते हैं। जो हम भोजन करते हैं दोस्तों, उसका आपतन बढ़ा देते हैं। रुक्षांश जो है बिना खाए हुए भोजन को बाहर निकाल देते हैं दोस्तों। वे हमारे शरीर की सहायता करते हैं, तो बाहर निकालने वाले कौन सी चीज़, जैसे कि देखो यहाँ पे हमारे अपशिष्ट पदार्थ, जैसे कि मूत्र और पसीने, है ना। जो हमारे अपशिष्ट पदार्थ होते हैं, मूत्र और पसीने को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं दोस्तों, है ना। शरीर से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं, मूत्र और पसीना, ये अपशिष्ट पदार्थ है जो इनको निकालने में ये हमारे सहायक होते हैं दोस्तों। ये सहायक होता है, याद रखना, रुक्षांश, है ना, आहारी रेसे, है ना। ये आहारी रेसे कोई पोषक तत्व प्रदान नहीं करते, फिर भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। संतुलित आहार या बैलेंस डाइट क्या होता है, ये अपने को पता होना
क्या होता है करके। संतुलित आहार का मतलब होता है दोस्तों सही अनुपात में अलग अलग तरह से खाद्य पदार्थ खाना, सही अनुपात में अलग अलग तरह से खाद्य पदार्थ खाना। इसमें शरीर के विकास, स्वस्थ रहने और बीमारियों से बचने के लिए जरूरी पोषक तत्व होते हैं दोस्तों, जिसे बैलेंस डाइट कहा जाता है, जिसमें विभिन्न प्रकार के खाद्य पदार्थ ऐसी मात्रा या समानुपात में होते हैं जैसे कि कैलोरी, खनिज, लवण, विटामिन तथा अन्य पोषक तत्वों की आवश्यकता समुचित रूप से पूरी हो सके, समुचित रूप से हमारे शरीर को पूरी हो सके। विभिन्न खाद्य पदार्थ शामिल होते हैं इसमें, है ना। कोई भी पोषक तत्व ना आवश्यकता से अधिक और ना ही कम। हमारे आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए, इसमें रुक्षांश तथा जल भी होने चाहिए। इसे ही संतुलित आहार कहा जाता है, इसे ही संतुलित आहार यानी बैलेंस डाइट कहा जाता है। डाइट करते हैं ना कई लोग, वही है बैलेंस डाइट। संतुलित आहार सही अनुपात में अलग अलग तरीके से खाद्य पदार्थ खाना, सही अनुपात में अलग अलग तरीके से खाद्य पदार्थ खाना। तो ये समझ में आ गया डेफिनेशन, देखो संतुलित आहार की मैंने बोल के बता दिया। अब आगे चलते हैं अपन, है ना। अब देखो दोस्तों यहाँ पे खाद्य पदार्थ में स्टार्च, प्रोटीन और वसा का परीक्षण अगर हमको चेक करना है घर में कि किसमें कौन सी चीज़ है, तो ये परीक्षण से कई बार क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। एनसीईआरटी की बुक में 3 परीक्षणों के बारे में बताया गया, तीनों परीक्षण पता होना अपने को, इससे क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिए जाते हैं दोस्तों, है ना। सबसे पहले स्टार्च का परीक्षण, स्टार्च का परीक्षण, स्टार्च को मंड भी बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, मंड भी बोलते हैं, स्टार्च का ही नाम मंड है दोस्तों। तो इसका परीक्षण कैसे कर सकते हैं अपन, तो खाद्य पदार्थ में स्टार्च, प्रोटीन और वसा की उपस्थिति का परीक्षण किया जाता है दोस्तों। 3 चीज़ों के बारे में एनसीईआरटी में बताया गया है। सबसे पहले बात करते हैं अपन स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण। स्टार्च की उपस्थिति का परीक्षण करेंगे तो सबसे पहले एक खाद्य पदार्थ ले लो, उसमें तनु आयोडीन विलियम डालो दोस्तों, उसमें तनु आयोडीन विलियम डालो तो परिणाम आएगा नीला। अगर कलर नीला, काला या नीला हो जाता है, काला या नीला रंग आता है, तो समझ लो उसमें मंड है, उसमें मंड है, यानी स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। तो खाद्य पदार्थ की थोड़ी मात्रा को चीनी से भी लेते हैं उसमें तनु आयोडीन विलियम का भी लेते हैं, 2 बूंद पानी मिलाकर भी बोलते हैं, देखते हैं दोस्तों। तो यहाँ जो मैंने लिख रखा हूँ इतना इंपॉर्टेंट याद रखना है अपने को परीक्षा के हिसाब से। खाद्य पदार्थ में तनु आयोडीन विलियन डाले तो परिणाम मिलेगा काला या नीला। क्वेश्चन आता है कई बार ऐसा पूछ लेगा, है ना, कौन सा कलर बनाता है, क्वेश्चन पूछेगा स्टार्च के परीक्षण के लिए कौन सा कलर दर्शाता है। जब हम पहचानते हैं तो ऑप्शन में काला या नीला देगा, तो समझ जाना काला या नीला दिया तो ये बात कर रही है मंड की, स्टार्च की। नेक्स्ट है प्रोटीन का परीक्षण की बात करते हैं, है ना। तो खाद्य पदार्थ ले लो, उसमें पानी के 10 बूंद डालना है और कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालना है ना, 2 बूंद का विलियन डालना है, प्लस 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलियन डालना है। उसका परिणाम अगर बैगनी कलर आता है दोस्तों, वायलेट कलर देता है, तो वो प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है, प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। ये एनसीईआरटी की बुक के हिसाब से ही मैं आपको बता रहा हूँ, यहाँ जो लिखा हुआ है। खाद्य पदार्थ प्लस वाटर के 10 बूंद प्लस कॉपर सल्फेट के 2 बूंद का विलियन, फिर 10 बूंद कास्टिक सोडा का विलियन, परिणाम देगा बैगनी। अगर बैगनी आ गया तो समझ जाना कि प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण किए हमने, और बैगनी रंग नहीं आया तो ये खाद्य पदार्थ में प्रोटीन नहीं है, है ना, प्रोटीन नहीं है। बैगनी रंग आ गया तो जो खाद्य पदार्थ हमने लिए उसमें प्रोटीन है। तो ये समझ में आ गया, इसको याद रखना है। नेक्स्ट बात करते हैं वसा का परीक्षण। वसा का परीक्षण अगर करना है तो खाद्य पदार्थ ले लो और पेपर में लपेट लो, एक खाली पेपर में लपेट लो, है ना, लपेट लेना है। खाद्य पदार्थ ले लो और एक खाली पेपर में लपेट लो। परिणाम अगर तेल के धब्बे बन गए, काय में, पेपर में तेल के धब्बे टाइप के अगर कुछ धब्बे बन के आ रहे हैं तो वसा का वो परीक्षण है दोस्तों। वसा की उपस्थिति को दर्शाता है खाद्य पदार्थ में, है ना। वसा की उपस्थिति का परीक्षण भोजन को भरे रंग कागज में रगड़ो। हाँ, ऐसा भी कर सकते हैं, ऐसा पेपर में नहीं लपटे तो कागज में रगड़ लो। जैसे कोई भोजन खाद्य सामग्री उसको कागज में रगड़ लो। थोड़ी देर बाद तेल के धब्बे अगर बनते हैं, अगर भोजन में कागज को छुआ, अगर भोजन ने कागज को छुआ तो एक पारदर्शी धब्बा दिखाई देता है दोस्तों, एक पारदर्शी धब्बा दिखाई देता है। यह धब्बा जो है वसा मौजूद है ये बताता है, यह धब्बा जो है वसा मौजूद है ये दिखाता है दोस्तों। तो ये समझ में आ गया क्या। वैसे ही बैगनी रंग जब भोजन के नमूने में प्रोटीन की मौजूदगी को दर्शाता है, बैगनी रंग प्रोटीन की मौजूदगी को दर्शाता है ना। ये तेल के धब्बे वसा का परीक्षण को दर्शाता है, ये याद रखना है। और काला और नीला रंग जो है ये स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है। स्टार्च, है ना, अगर खाद्य पदार्थ का रंग नीला या काला हो जाए तो स्टार्च की उपस्थिति को दर्शाता है, ये समझ में आ गया। आगे चलते हैं और थोड़ा सा रह गया है।
इधर साइड विटामिन और खनिज दिए हुए हैं, यहाँ पे रोग दिया हुआ है, डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं और उनके लक्षण क्या है ये पूछ लेता है कई बार, है ना। एनसीईआरटी की बुक में लिख रखा है। सबसे पहले बात करते हैं अपन विटामिन ए। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, ऐसे क्वेश्चन आता है। तो इसकी कमी से क्षीणता, दृष्टिहीनता ये रोग होता है दोस्तों। हिंदी में कभी पूछा तो हिंदी में लिख के दिया कभी चारों ऑप्शन, तो क्षीणता, दृष्टिहीनता यानी उसको बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में बोलते हैं नाइट ब्लाइंडनेस, या उसका एक और नाम है हिंदी में रतौंधी। रतौंधी रोग होता है दोस्तों, है ना। रतौंधी रोग होता है, पूछा जाता है रतौंधी रोग होता है। रतौंधी रोग, इसके लक्षण क्या होता है, कमजोर दृष्टि यानी आंख में कम दिखने लगता है ना। अंधेरी रात में कम दिखाई देने लगता है, कभी कभी पूरी तरह से दिखाई देना बंद हो जाना ही इस रोग का लक्षण होता है दोस्तों। तो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस या क्षीणता, दृष्टिहीनता, ये याद रखना है ना। उसके बाद नेक्स्ट है विटामिन बी। विटामिन कई प्रकार के होते हैं, लेकिन विटामिन बी की बात कर रहे हैं। विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी नामक रोग होता है दोस्तों। बेरी बेरी नामक रोग होता है। दुर्बल पेशियां हो जाती है, जो पेशियां होती है शरीर की वो दुर्बल हो जाती है और काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है ना। सुस्त टाइप लगता है, काम करने में ऊर्जा की कमी महसूस होती है। इसलिए जब अपन डॉक्टर के पास जाओ तो मल्टीविटामिन की टेबलेट लिखता है, तो टेबलेट नहीं सिरप लिख देता है कई बार, है क्या नहीं। तो बेरी बेरी रोग होता है दोस्तों, जिसमें दुर्बल पेशियां और काम करने की ऊर्जा में कमी आ जाती है दोस्तों। इसके अलावा अपन बात कर रहे हैं विटामिन सी। मैंने बताया था खट्टे फलों में होता है। तो ये विटामिन सी से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है स्कर्वी रोग। स्कर्वी रोग होता है, ये याद रखना है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है स्कर्वी, और इसी का इसका ही स्कर्वी रोग होता है। कौन सा, स्कर्वी रोग, है ना। स्कर्वी रोग होता है दोस्तों। और इसका ही साइंटिफिक नेम क्या है विटामिन सी का, एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड, एस्कॉर्बिक एसिड, वैसे ही यहाँ पे लिखा हुआ है स्कर्वी। स्कर्वी रोग होता है ना। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसके लक्षण क्या है, मसूड़ों में खून आना, जो दांत के मसूड़े होते हैं वहाँ खून आ जाता है, खून निकलने लगता है। घाव भरने में अधिक समय लगता है दोस्तों, जैसे घाव हो गया तो अधिक समय लगता है, तो विटामिन सी की कमी हो जाती है, अधिक समय लगता है, घाव भरने में अधिक समय लगता है, याद रखना है। ये घाव भरने में अधिक समय लगता है वाला विटामिन सी है ना। विटामिन डी की बात करते हैं, इससे रिकेट्स नामक रोग होता है दोस्तों। रिकेट्स नामक रोग होता है। अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, ये सब रोग इसके अंतर्गत है। विटामिन डी कायम पाया जाता है, हमने देख लिए। कैल्शियम की कमी हो जाए दोस्तों तो अस्थियां और दंत क्षय होने लगते हैं, दांत टूटने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं, अस्थियां कमजोर हो जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती है। तो कैल्शियम की कमी से, है ना, कमजोरी, अस्थियां और दंत क्षय होने लगते हैं, दांत गिरने लगते हैं, दांत हिलने लगते हैं। आयोडीन की कमी से घेंगा रोग होता है, मैंने बता दिया था। घेंगा रोग को ही क्या कहते हैं, गायटर। घेंगा रोग को गायटर कहते हैं। गर्दन की ग्रंथि का फूल जाना होता है दोस्तों, गर्दन में जो ग्रंथि होती है उसका फूल जाना। और बच्चों में दोस्तों मानसिक विकलांगता इसके लक्षण है ना। आयोडीन की कमी से बच्चों में मानसिक विकलांगता आ जाती है दोस्तों, ये पता होना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। लोहे की कमी से दोस्तों क्या लिखा हुआ है, अरक्तता नामक रोग होता है, जिसको इंग्लिश में एनीमिया बोलते हैं दोस्तों। एनीमिया में कमजोरी हो जाती है, खून की कमी हो जाती है, एनीमिया रोग हो जाता है ना। एनीमिया, इसलिए जब कई बार हॉस्पिटल जाओ तो आयरन की गोली देते हैं, आंगनबाड़ी में आयरन की गोली देते हैं कि एनीमिया तो नहीं हो रहा है या फिर कमी तो नहीं हो रही खून की, है ना। तो लोहे की कमी से होता है दोस्तों वो, आयरन की कमी से एनीमिया नामक रोग होता है, जिससे कमजोर होने लगता है। इसके लक्षण क्या होता है, कमजोरी, इसके कमजोरी लगती है, शरीर में थकान महसूस होती है, सुस्ती टाइप कमजोरी, है ना। तो ये एनीमिया रोग लोहे की कमी से पता रहना चाहिए। इसके अलावा आगे चलते हैं अपन। इसके अलावा देखो दोस्तों, यहाँ पे एक और चीज मैं आपको साथों साथ बता दे रहा हूँ, जो साइंटिफिक नेम पूछे जाते हैं दोस्तों कई बार। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या है, रेटिनॉल। रेटिना से याद रखना है। रेटिना कहाँ होता है, आंख में, और अभी अपन ने पढ़े थे इससे नाइट ब्लाइंडनेस यानी कम दिखता है, तो आंख, तो रेटिनॉल। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम है रेटिनॉल। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम है थायमीन। विटामिन बी का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा थायमीन। विटामिन सी का साइंटिफिक नेम पूछा जाएगा तो एस्कर्बिक अम्ल या एसिड, एस्कर्बिक एसिड। विटामिन डी, है ना, विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है, कैल्शियम होता है विटामिन डी में, तो यानी तो देखो कैल्सीफेरल या कैल्सीफेरल, ये विटामिन डी का साइंटिफिक नेम है। विटामिन डी का इंपॉर्टेंट है टोको नहीं है, टेकोफेराल। इससे जनन बाध्यता हो जाता है दोस्तों, इससे जनन बाध्यता हो जाता है ना, यानी नपुंसकता आने लगती है, जनन बाध्यता हो जाता है दोस्तों, याद रखना है ना। विटामिन ए, इससे क्या हो जाता है, जनन बाध्यता का भी पूछा जा सकता है। जनन बाध्यता किससे होगा, विटामिन ई
से होता है। विटामिन ई का साइंटिफिक नेम क्या है? टेकोफेराल। एच की बात करते हैं। एच, विटामिन एच का साइंटिफिक नेम है बायोटीन। बायोटीन, इससे चर्म रोग हो जाते हैं और बालों का झड़ना। इसकी कमी से कई बार चर्म रोग होने लगते हैं, शरीर में चर्म रोग होने लगते हैं, फोड़ा फुंसी ये वो, और बालों का झड़ना, बाल झड़ने लगते हैं दोस्तों, इसकी कमी होती है। तो विटामिन एच का साइंटिफिक नेम है बायोटीन। विटामिन के का साइंटिफिक नेम इंपॉर्टेंट है, जिसका नाम है फिलोक्विनोन। फिलोक्विनोन, इसका एक और नाम है नेप्थोक्विनोन। नेप्थोक्विनोन, ये विटामिन के का साइंटिफिक नेम है, और इसकी कमी से रक्त का थक्का ना जमना, डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। ये देखो, रक्त का थक्का ना जमना, जैसे अपने को कहीं कट गया, कुछ हो गया, तो आप देखे होगे जैसे अपने कहीं कटा, खून निकलना शुरू हो जाता है, तो खून अगर उसको ऐसे थोड़ी देर दबा दो या कुछ करो, ऑटोमेटिक कोशिकाएं रक्त का थक्का जमा के खून निकलना बंद हो जाता है। खून निकलना बंद हो जाता है और जम जाती है दोस्तों, है ना। तो रक्त थक्का जमा लेता है और बंद हो जाता है। तो इसकी जब कमी हो जाती है विटामिन के, तो जब विटामिन के की कमी हो जाती है तो रक्त का थक्का नहीं जमता दोस्तों, रक्त का थक्का लेट जमता है ना। तो रक्त का थक्का ही नहीं जमता है, लेट जमता है। तो ये दोस्तों, तो इसमें कंफ्यूज नहीं करना है आपने को। विटामिन के में रक्त का थक्का ना जमना वाली बात बताया था, और विटामिन मैंने क्या बताया था? सी। विटामिन सी में बताया था घाव भरने में अधिक समय लगना, ये अलग चीज़ है विटामिन सी वाला। और यहाँ पे ये रक्त का थक्का ना जमना, ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है, रक्त का थक्का ना जमना, विटामिन के। उसके बाद देखते हैं दोस्तों क्या लिखा है। अपशिष्ट पदार्थ कौन से होते हैं? तो मूत्र और पसीना, ये अपने शरीर के अपशिष्ट पदार्थ है। पकाने में या गर्म करने में विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है, ये पता होना। अगर किसी चीज़ को अपन पका रहे हैं या गर्म कर रहे हैं तो उससे विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। कौन सा विटामिन? विटामिन सी आसानी से नष्ट हो जाता है। आभावजनक रोग पोषक तत्वों की कमी से होते हैं दोस्तों, ये पता होना। आभावजनक रोग कैसे होते हैं? जब शरीर को किसी खास पोषक तत्वों की कमी हो जाती है तो लंबे समय में आभावजनक रोग हो जाते हैं। कमी से होने वाले रोग को आभावजनक रोग कहते हैं, यही बताया गया यहाँ पे। नेक्स्ट है कोबाल्ट। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है दोस्तों, ये पता होना। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। विटामिन B12 को कोबालामीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कोबालामीन भी कहते हैं। यह एक अणु होता है दोस्तों जिसमें कोबाल्ट का एक परमाणु होता है, जो विटामिन B12 और बी विटामिन परिवार का हिस्सा होता है, पानी में घुलनशील होता है। एक प्रकार का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। विटामिन B12 कहाँ में पाया जाता है? कोबाल्ट में पाया जाता है ना, कोबाल्ट में पाया जाता है। उसके अलावा इस लेक्चर में इतना ही, बिल्कुल कंपटीशन एग्जाम से खास बताने की मैंने कोशिश की है दोस्तों। इसके पहले एक लेक्चर मैंने डाल चुका था, भोजन यहाँ कहाँ से आता है, और इस लेक्चर में हमने भोजन के घटक डिस्कस किए दोस्तों, कंपटीशन एग्जाम की दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, है ना। और एक चीज़ रह गया दोस्तों, ये यहाँ पे बुक में लिखा हुआ था, इसको भी देख लेते हैं। पोषक अभियान चलाया गया था। तो पोषक अभियान की शुरुआत 18 दिसंबर 2017 को से शुरू की गई थी। 18 दिसंबर 2017 में हुई थी। इसे राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से भी जाना जाता है। इसे ही राष्ट्रीय पोषण मिशन के नाम से ही जाना जाता है। प्रधानमंत्री ने 18 यानी इसकी बस इतना याद रखना है। इस अभियान का मकसद देश में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। इस अभियान का मकसद देश में कुपोषण और एनीमिया को कम करना है। इस अभियान के तहत देश के सभी जिलों को शामिल किया गया है। इस अभियान का मकसद 0 से लेकर 6 वर्ष के बच्चे, किशोरियाँ, गर्भवती महिलाओं और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण स्थिति में सुधार करना, इसका लक्ष्य रखा गया था, जो NCERT में बताया गया। तो मैंने बताया। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, अपन नेक्स्ट चैप्टर नंबर 3 डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम, धन्यवाद।